गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू 7th क्लास स्टूडेंट। आज मैं आपको हाफ ईयरली आपके कोर्स का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 10 नादान दोस्त, जो कि एक कहानी है। इसको समझाऊंगी, सुनाऊंगी और इससे पहले मैं आपको इसका सार भी समझाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि इसमें पात्र जो प्रमुख हैं वो कहानी किस पर पूरी आधारित है। सबसे पहले है इसमें आपको बता दूं कि इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां वाकई में बहुत प्रसिद्ध रही हैं। उनमें से ही एक ये कहानी ली गई है मुंशी प्रेमचंद जी की, जिसका नाम है नादान दोस्त। नादान दोस्त यानी जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि नादान दोस्त कौन हो सकता है। बच्चे नादानी करते हैं तो उन्हीं पर आधारित है ये कहानी, ठीक है। अब इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है वो है केशव और उसकी बहन कौन, श्याम, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब मैं आपको इस कहानी का सार समझा देती हूँ। सार में प्रस्तुत पाठ में मुंशी प्रेमचंद ने बाल मनोविज्ञान का स्वाभाविक चित्रण करते हुए बताया कि मासूम बचपन में भोलेपन और नादानी के कारण बच्चे जिज्ञासावश कभी कभी बड़ों से छिपकर भला काम करना चाहते हैं, परंतु अधूरी जानकारी के अभाव में ऐसी भूल कर बैठते हैं जिसका उन्हें जिंदगी भर पछतावा रहता है। तो बच्चों, कहानी का सार इस प्रकार से समझ लीजिए कि बच्चे जो होते हैं वास्तव में बहुत कोमल हृदय के होते हैं। उन्हें कुछ भी ऐसी चीजें दिखती हैं जो उनके अनुकूल नहीं होती, तो उनका मन करता है कि इसे हम किस प्रकार सही कर सकते हैं। तो कुछ चीजें तो वो पेरेंट्स से पूछकर करते हैं और कुछ बिना पूछे करते हैं। तो कुछ ऐसा ही इस कहानी में उन बच्चों ने किया। नादान बच्चे थे, उनको कुछ नहीं समझ में आता था, तो जो कुछ भी वो करते थे वो पहले तो अपने पेरेंट्स की अनुमति के अनुसार करते थे, लेकिन इस कहानी में जो मैं सार समझा रही हूँ उसमें वाकई में उन्होंने बिना पूछे ये नादानी करी और नादानी का जो परिणाम आया वो अच्छा नहीं आया, तो उन्हें जिंदगी भर पछतावा रहा, अफसोस रहा। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम भी सीखते हैं कि क्यों हमें बड़ों की जानकारी में ही सारे काम करने चाहिए। तो चलिए ये कहानी सुनते हैं जिसमें केशव और उसकी बहन श्यामा ये दोनों ही किरदार निभाते हैं। तो बच्चों, क्लास 7 चैप्टर 10 नादान दोस्त, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित है, इसको शुरू करते हैं। जूम क्लास में मैंने आपको पढ़ाई चुकी हूँ, मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब पाठ को ध्यान से सुनिए। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुँच जाते तथा चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को नामालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह आएंगे, निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधे से फुर्सत थी, ना बाबूजी को ऑफिस के काम से। दोनों बच्चे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तो बच्चों देखा, इसमें एक कार्निस था। कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दे दिए। अब केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े बेचैन कि कैसे जाएं उन्हें देखने। मतलब दूध जलेबी भी खाने की सुध नहीं रहती थी उन्हें, बस वही सोचता था कि कैसे उन अंडों तक पहुँचे, उस चिड़िया के कार्निस तक पहुँचे और उन्हें देखे जाकर। आगे देखिए।
श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र हो गए। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के दाने का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को दाने के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा। तो उन दोनों बच्चों को इतनी चिंता होती थी कि उनका दाना भी वो वहाँ रख आते थे। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ ना गया। बोला, ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। माँ की आँख बचाकर श्यामा मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने इस मुश्किल का हल भी कर दिया। श्यामा से बोला जाकर, कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। मतलब वो जो बच्चे थे वो इस प्रकार से उन अंडों की रक्षा कर रहे थे कि जैसे हाँ बिना बताए माँ को अपनी उन अंडों की रक्षा के लिए वह कार्य करते जा रहे थे। और मतलब कुछ भी करते, पानी रखते, चावल रखते, टोकरी लाते या कुछ भी करते, अपनी माँ को नहीं बताते थे। केशव ने झुंझलाकर कहा, तुम टोकरी तो लाओ, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज़ ठूंस दिया और अब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी ऑफिस गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थे।
स्टूल की चारों टांगें बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था ज़रा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही थी यह उसी का दिल जानता था। तो देखा बच्चों, बच्चे कितने शरारती थे। वो माँ के सामने तो सोने का नाटक कर रहे थे और जब उन्होंने देखा कि उनकी माँ सो गई है तो चुपचाप से वहाँ से उठे और फिर उस घोंसले के पास आ गए। तो इस कहानी का मतलब अभी अंत समाप्ति की ओर नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने क्या किया आगे हम सेकेंड वीडियो में जानेंगे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये कहानी इतनी तो समझ में आ ही गई होगी।